अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे और अपना कुछ ना कुछ टाइम स्टडी को भी ज़रूर देते होंगे। हमने बायो का चैप्टर नंबर 20 स्टार्ट किया हुआ है और इसका हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है। अभी तक हमने क्रोमोसोम की डेफिनेशन, उसकी डिस्कवरी, इसके अलावा नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स इन डिफरेंट स्पीशीज़, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स, शेप्स ऑफ क्रोमोसोम्स और उसकी कंपोजिशन क्रोमोसोम की पढ़ ली है। तो जो आज हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को सबसे पहले एक अमेरिकन साइंटिस्ट था वाल्टर सूटन, उसने 1902 में ये थ्योरी दी थी। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का मतलब ये है कि विरासत के अंदर क्रोमोसोम का रोल है। इस वक्त से पहले तक ये कोई आइडिया नहीं था कि विरासत के अंदर किस चीज़ का रोल है। तो पहली दफ़ा वाल्टर सूटर ने ये बताया कि इनहेरिटेंस के अंदर क्रोमोसोम का रोल है। उसने अपनी थ्योरी को इस तरह बताया था कि जो जीन्स होते हैं ये फिज़िकल यूनिट्स हैं। उसने ये कहा था कि जो जीन्स होते हैं ये फिज़िकल यूनिट्स हैं जो कि क्रोमोसोम के ऊपर लोकेट करते हैं, और एक मेंबर जो जीन पेयर का होता है वो एक होमोलोगस क्रोमोसोम के ऊपर लोकेट करता है, जबकि दूसरा मेंबर जो कि जीन पेयर का होता है वो दूसरे होमोलोगस क्रोमोसोम पे लोकेट करता है। तो उसने अपने लफ्ज़ों में से ऐसे कहा था कि that the genes are the physical units located on the chromosome, and one member of a gene pair is located on one homologous chromosome and other member of gene pair is located on the other homologous chromosome। ये उसकी डेफिनेशन थी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस की। वाल्टर सूटर ने अपनी इस थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए 3 एविडेंसेस दिए। जो पहला एविडेंस उसने ये दिया कि जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है तो उसमें दो गमीट्स आपस में यूनाइट करते हैं। एक का नाम है, आप डेफिनेटली आप उनके नाम जानते हैं, स्पर्म और एग, और इन दोनों का कंट्रीब्यूशन सेम है, ये इक्वल आप कह सकते हैं। लेकिन जब हम एग और स्पर्म का साइज़ कंपेयर करते हैं तो इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आता है। स्पर्म काफ़ी छोटा होता है जबकि एग काफ़ी बड़ा होता है। तो फिर ये कैसे पॉसिबल है कि दोनों गमीट्स इक्वली कंट्रीब्यूट करें विरासत के अंदर? तो ये ख्याल किया जाता था कि जो गमीट्स हैं दोनों, वो दोनों क्रोमोसोम के गमीट्स जो होते हैं उनके अंदर कोई ऐसी चीज़ है जो कि इक्वल क्वांटिटी के अंदर है। तो बाद में ये देखा गया कि दोनों गमीट्स के जो न्यूक्लियस है उसके अंदर जो क्रोमोसोम है उसका नंबर सेम है। तो फिर ये बताया गया कि विरासत के अंदर क्रोमोसोम का मेजर रोल है। तो वो पॉइंट ये है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स द यूनियन ऑफ टू गमीट्स, a large egg and small sperm, but these two gametes contribute equally because their hereditary material is inside their nuclei, which are chromosome। दूसरा एविडेंस जो सूटर ने अपनी थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए दिया था वो ये है कि जो डिप्लॉयड इंडिविजुअल्स होते हैं उनके पास 2 कॉपीज़ ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स होती हैं, जबकि हप्लॉयड इंडिविजुअल्स के पास सिंगल कॉपी ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम होती है। ये एविडेंस भी सूटन की थ्योरी को सपोर्ट करता है कि जब दो हप्लॉयड सेल्स आपस में फर्टिलाइज करते हैं तो उससे जो इंडिविजुअल प्रोड्यूस होता है वो डिप्लॉयड होता है। तो ये इस बात का प्रूफ है कि विरासत के अंदर क्रोमोसोम का रोल है। मेंडल ने भी यही बात की थी अपने काम से, जब वो अपना काम कर रहा था, लेकिन उसने ये बात जीन के थ्रू की थी। उसने ये कहा था कि जो डिप्लॉयड इंडिविजुअल्स होते हैं उनके पास 2 कॉपीज़ ऑफ ईच जीन होती हैं, जबकि हप्लॉयड या गमीट्स के पास 1 कॉपी ऑफ जीन होती है। तो उसकी स्टेटमेंट, वाल्टर सूटन की ये दूसरी जो एविडेंस था उसकी स्टेटमेंट ये है कि डिप्लॉयड इंडिविजुअल्स हैव 2 कॉपीज़ ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स while the haploid have one,
This observation is according to Mendel work in which diploid individuals have two copies of each gene and gametes have only one. वाल्टर सुटन ने अपनी थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए एक तीसरा पॉइंट भी दिया था, जिसको हम कहते हैं, जो उसने इन ऐसे अपने इन अल्फाज में जो मैं आपको सादा अल्फाज में पहले बता देता हूँ कि जब एक सेल डिवाइड कर रहा होता है तो उसकी मोस्ट क्रिटिकल फेज़ वो होती है जब क्रोमोसोम आपस में सेग्रीगेट करते हैं। इसके अलावा सेल डिवीजन में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि सेग्रीगेट करे और इक्वल नंबर हाफ नंबर में इक्वल नंबर में इंश्योर हो। ऐसा कुछ भी नहीं होता सिवाय क्रोमोसोम के। तो जब क्रोमोसोम सेग्रीगेट करते हैं मियासिस के दौरान तो डेफिनेटली उनके ऊपर जो जीन्स हैं वो भी सेग्रीगेट कर जाते हैं। तो आप फिर ये कह सकते हैं कि जो वाल्टर सुटन ने ये बात की थी दैट द जीन्स आर द फिजिकल यूनिट्स लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम का मेजर रोल है विरासत के अंदर। उसने अपने स्टूडेंट को यूँ कहा था दैट द क्रोमोसोम्स सेग्रीगेट ड्यूरिंग मियासिस and each pair of homologous chromosome move independently of every other pair just like the genes। ये वाल्टर सुटन ने अपनी थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए 3 एविडेंसेस दिए। उसके बाद वाल्टर सुटन की इस थ्योरी के ऊपर कुछ क्वेश्चन या कुछ ड्रॉबैक्स रेज किए गए, क्योंकि हर करैक्टर को एक जीन डिटरमिन करता है और वो जीन कहाँ पे लोकेट करता है, क्रोमोसोम के ऊपर लोकेट करता है। जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ ट्रेड्स का मतलब ये है कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम। तो फिर क्यों जो नंबर ऑफ करैक्टर्स हैं या नंबर ऑफ ट्रेड्स हैं वो ऑफन इंक्रीज कर जाती हैं देन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो कि उस ऑर्गेनिज्म के अंदर पाई जाती हैं। तो वाल्टर सुटन के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था या इसका कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि वाल्टर सुटन की थ्योरी के ऊपर क्या ड्रॉबैक उठाया गया। हर करैक्टर को एक जीन कंट्रोल करता है जो कि क्रोमोसोम के ऊपर लोकेट करता है। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ ट्रेड का मतलब है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम। तो फिर क्यों जो नंबर ऑफ ट्रेड्स हैं वो इंक्रीज कर जाती हैं देन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो कि उस ऑर्गेनिज्म के अंदर पाया जाता है। एक्चुअली वो लोग ये समझ रहे थे कि हर क्रोमोसोम के ऊपर एक जीन होता है और वो एक जीन एक ट्रेट को कंट्रोल करता है। तो ये फिर कैसे पॉसिबल है, वो समझते थे कि एक क्रोमोसोम के ऊपर अगर एक ही जीन है तो वो ट्रेट्स क्यों ज़्यादा एक्सप्रेस कर रही हैं उस एक क्रोमोसोम के ऊपर से। तो उनको इस बात का आइडिया नहीं था कि एक क्रोमोसोम के ऊपर डिफरेंट जीन्स होते हैं। तो वाल्टर सुटन ने इसका कुछ एक्सपेरिमेंटल प्रूफ थ्योरी का नहीं दिया। तो उसके बाद एक साइंटिस्ट आता है थॉमस हंट मॉर्गन। उसने पहला एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया था इस बात का दैट द जीन्स आर द लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम। थॉमस हंट मॉर्गन ने ये बात 1910 के अंदर ये एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया था। थॉमस हंट मॉर्गन जो था ये फ्रूट फ्लाई के ऊपर काम कर रहा था। फ्रूट फ्लाई का साइंटिफिक नेम है ड्रोसोफिला मेलानोजेस्टर। उसके पास उसके कल्चर के अंदर काफ़ी फ्रूट फ्लाइज थी। उसके पास जो ज़्यादातर फ्रूट फ्लाइज थी वो रेड आई कलर की थी, कि उनकी जो आई का कलर था ज़्यादातर फ्लाइज का रेड था। उसने उनको वाइल्ड टाइप का नाम दिया हुआ था। लेकिन एक दिन उसने ये क्या देखा कि उसके कल्चर के अंदर एक वाइट आई मेल भी है, यानी कि एक ऐसी फ्लाई जो कि मेल थी और उसका आई का कलर क्या था, वाइट था। उसने क्या किया, जो रेड आई फीमेल थी जो कि उसके वाइल्ड टाइप उसका नाम दिया हुआ था उसने उसको मेट करा दिया किसके साथ, जो वाइट आई मेल उसने ऑब्जर्व की, जिसको उसने म्यूटेंट का नाम दिया। तो उससे जितने भी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुए, बुक में लिखा गया है कि 1237 ऑफस्प्रिंग जो से प्रोड्यूस हुए वो सारे के सारे क्या थे, रेड आई कलर के थे। उसके बाद मॉर्गन ने क्या किया, जो उसके पास F1 के अंदर जनरेशन आई, मीन के उसके रेड आई मेल और रेड आई फीमेल, उसका आपस में क्रॉस करा के F2 प्राइमरी उसने उसकी कैलकुलेट की, जो कि इस तरह का उसके रिजल्ट्स आए। जो रेड आई फीमेल्स थी वो थी 2459, रेड आई मेल्स जो थी वो थी 1011। जब हम इनका सम करते हैं तो वो बनता है ऑलमोस्ट 3470।
जबकि वाइट आई मेल सीन जो कि ऑब्जर्व हुई की गई उसने की, वो थी 782। तो ये किसी तरीके से भी 3:1 नहीं बनती, जो कि मेंडल ने दी थी रेशियो, जो कि मेंडल ने कहा था कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में कि हमेशा 3:1 आती हैं, तो ये बात मेंडल के लॉ को फॉलो नहीं कर रही थी। इसके अलावा जो सारी की सारी वाइट आई फ्लाइज थी वो मेल्स थी, तो कोई ऐसी F2 जनरेशन के अंदर फ्रूट फ्लाई नहीं थी जो कि वाइट आई फीमेल हो। तो इस बात से जो मॉर्गन था उसने एक हाइपोथेसिस जनरेट किया, वो ये था जो अलील है आई कलर का वो किस क्रोमोसोम पे है, एक्स क्रोमोसोम पे है, और कोई ऐसा अलील नहीं है जो कि आई कलर का हो फ्रूट फ्लाई के अंदर और वो वाई क्रोमोसोम के ऊपर लोकेट कर रहा हो। उसने ये हाइपोथेसिस जनरेट किया। उसके बाद मॉर्गन ने टेस्ट क्रॉस किया किसका, जो P1 के अंदर उसकी वाइट आई मेल थी जो कि उसने म्यूटेंट देखी थी, और F1 जनरेशन के अंदर उसने रेड आई हेट्रोजाइगस को आपस में क्रॉस कराया। क्रॉस कराने के बाद उसके जो प्राजनी आई वो हर आई कलर की आई, रेड आई फीमेल भी आई, रेड आई मेल भी आई, वाइट आई फीमेल भी आई, वाइट आई मेल भी आई। इन सब की रेशियो ऑलमोस्ट 1:1:1:1 बनती है, लेकिन जो वाइट आई फ्लाइज थी वो कम थी एज कम्पेयर टू द रेड आई फ्लाइज, और हाफ ऑफ द फीमेल ऑफ स्प्रिंग हैड रेड आइज एंड हाफ हैड वाइट। सिमिलरली हाफ ऑफ द मेल हैड रेड आइज एंड हाफ हैड वाइट। उसके बाद कंक्लूजन मॉर्गन ने जो कंक्लूड किए, और उसने आपको ये ऑब्जेक्शन रेज किया गया था ना कि डिफरेंट जीन्स कैसे लोकेट कर रहे हैं क्रोमोसोम के ऊपर, तो इसने इस बात का एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया कि डिफरेंट जीन्स आर लोकेटेड ऑन वन क्रोमोसोम। वो कैसे कि देखें कि एक्स क्रोमोसोम के ऊपर ज़्यादातर ख्याल किया जाता है जो सेक्स कंट्रोलिंग जीन्स हैं या सेक्स को कंट्रोल कर रहे हैं जीन्स, तो वो ज़्यादातर पाए जाते हैं। तो मॉर्गन ने ये ऑब्ज़र्व किया कि एक्स क्रोमोसोम के ऊपर सेक्स रिलेटेड जीन तो होंगे ही, इसके साथ साथ आई कलर का जीन भी है। तो इसने जो था मॉर्गन ने उसने इस बात का एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया कि डैट द डिफरेंट जीन्स आर लोकेटेड ऑन वन क्रोमोसोम, जैसा कि एक्स क्रोमोसोम के ऊपर सेक्स रिलेटेड जीन्स भी हैं एज वेल एज उन जो एक्स क्रोमोसोम है उसके ऊपर आई कलर का जीन भी है इन द फ्रूट फ्लाई। उसका जो दूसरा कंक्लूजन ये था कि जो सेक्स लिंक ट्रेड्स होती हैं उन वो कौन डिटर्मिन करता है, जीन्स जो कि एक्स क्रोमोसोम पे होते हैं ना कि वाई क्रोमोसोम पे। तीसरी बात जो उसने ये प्रूफ की थी कि डेट द सर्टन जीन्स आर कंट्रोल्ड बाय द जीन्स लोकेटेड ऑन द सेक्स क्रोमोसोम, सच ट्रेड्स आर कॉल्ड सेक्स लिंक्ड ट्रेड्स एंड देयर इनहेरिटेंस इज कॉल्ड सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। तो आज का ऑलमोस्ट यही टॉपिक था हमारा कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस जो कि वाल्टर सूटर ने दी थी। उसने ये कहा था कि जो जीन्स हैं ये फिज़िकल यूनिट्स हैं जो कि कहाँ पे लोकेट करते हैं क्रोमोसोम के ऊपर, जो कि उसका एक जीन का पेयर का एक मेंबर एक होमोलोगस क्रोमोसोम पे होता है और दूसरा मेंबर दूसरे होमोलोगस क्रोमोसोम पे होता है। उसने अपनी थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए 3 एविडेंसेस दिए। उसके बाद उसके ऊपर एक ड्रॉबैक रेज किया गया। उस ड्रॉबैक का किसने आंसर किया? थॉमस हंट मॉर्गन ने दिया। उसने एक एक्सपेरिमेंट किया था फ्रूट फ्लाई के ऊपर, उससे उसने वो उस बात का एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया जो उसके ऊपर ऑब्जेक्शन रेज किया गया था। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इसकी समझ आई होगी। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप किसी भी टाइम उससे पूछ सकते हैं। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।